So the best way to do it is to have a regular exercise regimen even in the house. Well, inflammatory arthritis is a type of arthritis that is commonly referred to as rheumatoid arthritis or ankylosing spondylitis. हिंदी में इसको लोग गठिया बोलते हैं और काफ़ी लोगों को इस आर्थराइटिस के विषय में काफ़ी कन्फ्यूजन है। दो तीन बातें रूमेटॉइड या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की जो स्पेसिफिक होती हैं कि ये आर्थराइटिस हम मरीज़ों में किसी भी एज ग्रुप में देख सकते हैं। ये बच्चों में भी होती है, 2 से 3 साल के बच्चों में हो सकती है, और इसका जो एक ख़ास अभाव होता है वो ये है कि ये एक जोड़ में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस आमतौर से शरीर में होती है, कई जोड़ों में इसका प्रकोप देखा जाता है। इसमें जितना जल्दी जितने यंगर एज ग्रुप में ये शुरू होता है उतना ही इसका डिज़ीज़ का जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा होता है। आमतौर से जो मरीज़ प्रेजेंट करते हैं ये लेडीज़ में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसमें कुछ एविडेंस है कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक डिजीज़ नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस हैं जिसमें 5-6 किस्म के आर्थराइटिस इंक्लूडेड होते हैं। जो सबसे कॉमन होता है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये शरीर के कई हिस्सों में होता है, ये हाथों में होता है, कलाइयों में होता है, कंधे में होता है, घुटनों के जोड़ों में, एंकल में, फीट के जॉइंट्स में हो सकता है। दूसरा इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है इसको हम लोग एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये आमतौर से मेल्स में होता है। ये टिपिकली जिसका प्रेजेंटेशन है 16 to 18 की एज ग्रुप में ये शुरू होता है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ये रीढ़ की हड्डी के जो स्पाइनल कॉलम है उसको इन्वॉल्व करता है, हिप के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, और इसके वजह से इसको हम लोग बैम्बू स्पाइन बोलते हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं स्पाइन के ये बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं और इसकी जो मोबिलिटी होती है ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसका इम्पोर्टेंस ये होता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी काफ़ी हद तक शरीर के बाकी हिस्सों में भी इसका इफ़ेक्ट होता है। इसका हार्ट पे इफ़ेक्ट होता है, आई पे इफ़ेक्ट होता है, और जो जॉइंट्स होते हैं खास करके जो सर्वाइकल स्पाइन के जॉइंट्स होते हैं, इन सीवियर केसेस इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका जो मैनेजमेंट होता है लार्जली मेडिकल मैनेजमेंट होता है। जो रूमेटोलॉजिस्ट हमारे मेडिकल कलीग्स हैं वो इनको दवाइयों से, या आजकल काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, बायोलॉजिक्स आ गए हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स आ गए हैं, और इसका सही तरीके से उपयोग करने से इसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। So the causes of rheumatoid or inflammatory arthritis is really not known. There is some evidence that this is possibly genetic in origin. There is certainly a predilection of patients who have rheumatoid arthritis having some history of arthritis among the parents. There may be some evidence that possibly there are some biological markers, there are DNA studies that are underway which seem to indicate that there are some abnormal DNAs that may be able to be predictive of long-standing impediment or possibility that these patients may develop rheumatoid arthritis. One of the types of arthritis is metabolic, that is the uric acid being high, this causes gout. There are also other types of arthritis which are autoimmune, like systemic lupus erythematosus, that is called SLE. So there are various types of immunological disorders that can also cause inflammatory arthritis. So as we know today, COVID has no correlation or bearing on the onset of
of this disease. So there is no clinical data that is available that COVID has in any way contributed to the incidence or an increase in the percentage or prevalence of inflammatory arthritis. So the treatment of any form of arthritis, whether it's osteoarthritis or inflammatory arthritis, is really mobility. The idea of any arthritis is it locks up your joints because of the pain, and one of the fundamentals of any management of arthritis is physical therapy and exercises. And exercise is largely a form of mobilization. This is an adjuvant to obviously the medical management, which is in terms of drugs, injections and lubrication options, and of course the separate cohort of surgical intervention. During the lockdown, unfortunately, all of us have been locked up in our homes, and to that extent the amount of space that is available for most of these patients to be able to walk, a lot of people who were regular walkers and kept their arthritis under control have obviously not been able to go out of the homes, and because of the restriction in the space and the sort of sedentary lifestyle, there has been some amount of increase in patients complaining of stiffness, pain and disability. So the best way to do it is to have a regular exercise regimen even in the house. If you can have some form of a procurement of an exercise cycle, do some form of yoga. Fundamentally, the idea is that you move these joints through its normal range and excursion. Keep your weight under control. Again, because of the sedentary lifestyle, a lot of the people have been unable to exercise, which has caused an increase in their body weight. That is one of the single most important detrimental effects of weight on the joints, particularly the joints of the lower limb, the hips and the knees and the ankle. So make every effort to have a healthy, balanced diet, exercise regularly. Be aware of the fact that because you're indoors, your dose of sunlight and vitamin D is restricted. So do try and step out to the balcony and get as much sunlight as possible, so that whatever possibility you have of getting vitamin D and through the sunlight is optimized. Most of us who are working from home are now restricted to laptops, desktops. So posture comes into effect, and I think maintain a good posture. Make sure that your spine is erect. Use a straight back chair so that your spine is supported. Take periodic breaks, hydrate yourselves adequately, and take note of the fact that between sort of stints of prolonged sitting, take a break, stretch your joints, exercise yourself, and most importantly, stay positive.